11, चैप्टर 6, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, साझेदारी संगठन के बारे में बातचीत होगी। और बातचीत का सिलसिला व्यवसाय के उस प्रारूप से शुरू हुआ था जहां पर एकाकी स्वामित्व की बात हो रही थी। व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगा और स्वामी द्वारा अपनी मदद के लिए एकाकी व्यवसाय में प्रबंधकों की नियुक्ति तक पहुंच गया। कुछ ऋण वगैरह लेकर के व्यवसाय को बढ़ाने की और आगे चर्चा चलती रही और प्रबंधक रखने के बावजूद भी, ऋण लेने के बाद व्यवसाय बढ़ता गया और फिर भी ऐसा लगने लगा कि पर्याप्त धन नहीं है व्यवसाय को और विस्तृत करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए, उसका आधुनिकीकरण करने के लिए, और व्यक्तियों की और आवश्यकता है। तो एकाकी स्वामी द्वारा जो प्रबंधक या उस तरह के आदमी व्यवसाय में अपने काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए रखे गए थे, उनमें से ईमानदार और बेहतरीन काम करने वाले लोगों को ही उस व्यवसाय में अपना साझेदार बना लिया और यहीं से साझेदारी व्यवसाय की संरचना शुरू हो गई, उसका उद्गम हुआ। और जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर इस काम को करने लगे तो फिर बात साझेदारी की हुई, पार्टनरशिप की हुई। और आइए जानते हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ। व्यावसायिक संगठन का एक ऐसा प्रारूप जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होते हैं। यहां पर दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ, स्वेच्छा अपनी इच्छा से, और वैधानिक लीगल, जो कानूनन सही हो। व्यवसाय कई किस्म के हो सकते हैं, तो जो कानूनन सही हो उसी काम को अंजाम देना, वो वैधानिक कार्य हुआ। जो नियमों के हिसाब से, सरकार के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से जिस काम को मान्यता प्राप्त हो, वो लीगल काम हुआ। इलीगल वो काम नहीं, यहां पर उसका जिक्र नहीं है। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलकर स्वेच्छा से किसी वैधानिक कार्य को, व्यवसाय को चलाने के लिए एग्री होते हैं, सहमत होते हैं, ये तो अर्थ हुआ। आइए जानते हैं कि वो परिभाषा जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार है। ये धारा कहती है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया है जिसे वे सब चला रहे हैं, या सब की ओर से कोई एक व्यक्ति चला रहा हो। ये भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार परिभाषा है व्यवसाय की, साझेदारी की। साझेदारी व्यवसाय में ही होगी। तो यहां पर ये बात ये क्लियर हो गई कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर स्वेच्छा से जब किसी वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होते हैं, एग्री होते हैं, तो उसे कहा जाएगा साझेदारी संगठन।
तो अब जानते हैं कि साझेदारी के आवश्यक लक्षण या विशेषताएं क्या हैं। What are the essentials or characteristics of partnership organization? इसमें दो किस्म के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लक्षण हैं, उनकी बात करेंगे। वैधानिक लक्षण और ये स्टेचरी कैरेक्टरिस्टिक्स कही गई, और दूसरी रहेंगी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो शुरू करते हैं स्टेचरी वैधानिक कैरेक्टरिस्टिक्स से, वैधानिक लक्षणों से। पहला है एक से अधिक व्यक्तियों का होना। साझेदारी में एक अकेला व्यक्ति जो है वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। एक से ज्यादा दो होता है, तो दो या दो से अधिक, और दो से अधिक भी कितने तक इसकी बाउंड्री है, ये 50 इसकी लिमिट है। साझेदारों की जो संख्या है ये तय कर दी गई है कि अगर 50 तक वो साझेदार हैं तो वो साझेदारी मानी जाएगी। अगर उसमें 51 पार्टनर्स हो गए तो वो काम इलीगल हो गया। तो ये ध्यान रहे कि एक से अधिक व्यक्तियों का होना मतलब 2 से लेकर 50 व्यक्ति मिलकर आपस में एक समझौता करते हैं, तय करते हैं, एग्रीमेंट होता है बाकायदा, और वो उस व्यवसाय के अच्छे के बारे में और आगे बढ़ाने के बारे में बात करते हैं और चलाते हैं। लेकिन स्मरण रहे कि 2 से लेकर 50 तक ये संख्या निर्धारित है। अगर साझेदार 2 में से एक छोड़कर चला गया तो वो भी साझेदारी नहीं है, और अगर 50 से 51 हो गए तो वो भी इलीगल मानी जाती है, फिर ये साझेदारी नहीं मानी जाएगी। दूसरा है व्यवसाय का होना, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। देखिए, व्यवसाय का जो होना है, अगर बात साझेदारी की हो रही है तो साझेदारी व्यवसाय में है तो व्यवसाय भी तो होना चाहिए। कि आप एक फर्म खोल देते हैं, कंपनी खोल देते हैं, और काम कोई है नहीं, तो फिर व्यवसाय हुआ ही कहां। तो कहने के मतलब ये हुए कि पहली इसमें जो शर्त है वो ये है कि व्यवसाय का वैधानिक होना अति आवश्यक है। अगर व्यवसाय ही नहीं हुआ तो फिर साझेदारी किस काम के लिए? बातचीत करने के लिए तो साझेदारी बन नहीं सकती। तो व्यवसाय में तो साझेदारी बन रही है, तो कोई वहां पर काम धंधा चल रहा है, उसी के लिए साझेदारी होगी, और वो भी वैधानिक, लीगल। तीसरा है अनुबंधित संबंध, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। यहां पर ये जो अनुबंधित संबंध है, इसमें एक धारा है 30। वो धारा कहती है कि एक अवयस्क व्यक्ति जो है वो भी साझेदार हो सकता है, लेकिन सिर्फ लाभ का। एक ऐसा कोई नौजवान है जो 18 साल से कम उम्र है जिसकी, वो भी साझेदार हो सकता है व्यवसाय में। लेकिन जो धारा 30 है वो इस बात की छूट देती है उस अवयस्क साझेदार को कि जो कंपनी द्वारा लाभ अर्जित किए जाएंगे उस व्यवसाय द्वारा, उनमें वो हिस्सेदार होगा, लेकिन हानि की सूरत में वो हानि का जिम्मा नहीं उठाएगा, क्योंकि वो अवयस्क है।
18 साल से कम उम्र का है। तो धारा 30 के अनुसार एक अवयस्क को साझेदारी में प्रविष्टि करवाई जा सकती है। वह पूर्ण साझेदार नहीं होता, लेकिन लाभों में वो अवश्यमेव हिस्सेदारी पाता है। चौथा है उद्देश्य लाभ कमाना व आपस में बांटना। प्रॉफिट मेकिंग, ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मेकिंग एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एमंग पार्टनर्स। तो जो भी व्यवसाय काम करेगा उसमें यह भी निहित है कि वो लाभ कमाने के उद्देश्य से ही खोला जाएगा, चलाया जाएगा। अगर आप ऐसी कोई कंपनी, ऐसी कोई साझेदारी, ऐसा कोई संगठन साझेदारी का चलाते हैं जिसमें ये क्लॉज लिख दें कि हमारा उद्देश्य जो है वो हानि अर्जित करना है, तो आपके व्यवसाय को चलाने की छूट, इजाजत, परमिशन नहीं मिलेगी। तो उद्देश्य लाभ कमाना, और लाभ भी कैसे कमाएं आप? नैतिक तरीकों से। आप जो भी सामग्री, सामान बनाएंगे, उत्पाद, वो ग्राहक को संतुष्टि के साथ, ग्राहक संतुष्टि बड़ी चीज होती है इसमें, उसके साथ, और जो व्यवसाय के एथिक्स हैं, नैतिकता है, उन मूल्यों पर खरा उतरे। जैसे मिलावट आदि ना करें, नकली माल ना बनाएं। जैसे चाइना के व्यवसायियों ने ज्यादा जो सामान वो सप्लाई करते हैं दुनिया में, वो मशहूर हैं इस बात के लिए कि वो नकली सामान बनाते हैं। अभी हाल ही के दिनों में जो चाइना से कोरोना वायरस के चलते भारतवर्ष में जो इक्विपमेंट आया था पर्सनल प्रोटेक्शन का, पीपीई किट्स के नाम से, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ये देखा गया कि उसमें भी जो चाइनीज कंपनी थी, उन्होंने जो किट्स भेजी थी, उनका जो स्तर था वो विश्व स्तर के जो मापदंड थे और स्वास्थ्य के नजरिए से उन पे वो खरा नहीं उतरा। तो वहां पर नकली माल बेचा जाता है। उद्देश्य धन कमाना है, लेकिन नैतिकता नहीं है उन लोगों में। तो यहां पर बात हो रही है उद्देश्य लाभ कमाना और आपस में बांटना। अब आप बोलेंगे कि जो व्यवसाय में साझेदार हैं वो किस तरह से उस लाभ को बांटेंगे आपस में? तो ये पहले से नियत होता है कि आपने कितना धन लगाया है। ए बी सी कोई 3 पार्टनर हैं, उन्होंने किस अनुपात में धन लगाया है कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर, व्यवसाय के अंदर, तो उसी अनुसार उनको लाभ भी प्राप्त होंगे। अगला है स्वामी एवं एजेंट का संबंध। अब ये जो पार्टनर्स होते हैं इनका डबल रोल रहता है। जैसा स्वामी और एजेंट के बीच का होता है कि किसी मुद्दे पे अगर बात हो रही है पार्टनर्स में, कोई मान लो उनके बीच में कोई कड़वाहट है, कोई क्लैश चल रहा है, तो जो एक पार्टनर है वो बाकी पार्टनर्स को स्थिति को सही करने के लिए मजबूर कर सकता है। तो 2 रोल होते हैं आपके एज साझेदार, आपके डबल रोल होता है संगठन में, फर्म में डबल रोल, 2 रोल आप अदा करते हैं, स्वामी का भी और एजेंट का भी। ये तो हुए जो स्टेचुरी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, यानी वैधानिक लक्षण थे। आइए अब बात करते हैं कि साझेदारी के जो सामान्य लक्षण हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या है। पहला है असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखिए, व्यवसाय में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर व्यवसाय को चलाते हैं, और यहां पर 2 या 2 से जितने भी वो व्यक्ति हैं, 3 हैं, 4 हैं,
उनके ऊपर असीमित दायित्व है। असीमित दायित्व के बारे में अब व्यवसायिक अध्ययन की बात हो रही है, बिजनेस स्टडीज की, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो यहां पर एक बार फिर पुनः क्लियर कर देते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी से अर्थ होता है कि मान लो अगर व्यवसाय को देने को रुपए ज्यादा हो और उसके पास रुपए कम हो और सारी संपत्ति बेचकर भी वो पूरे ना किए जा सकें देनदारी, तो वो व्यवसाय दिवालिया घोषित हो जाता है। ये है अनलिमिटेड लायबिलिटी। और यहां पर अनलिमिटेड लायबिलिटी संगठन में जो भी पार्टनरशिप, जहां पे साझेदारी की बात है, 3 साझेदार हैं, 4 हैं, वट एवर इट इज, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो मान लो इस सूरत में असीमित दायित्व है उनके ऊपर और फर्म को, कंपनी को, व्यवसाय को बहुत सारा धन देना है लोगों का। अब ए, बी और सी, मान लो 3 साझेदार हैं उस फर्म के, तो ए, बी, सी सभी बराबर के उत्तरदायी होंगे उस धन को देने के लिए। वो जो लेने वाले हैं वो ए से भी मांग सकते हैं, ए इनकार कर दे तो वो बी से मांगेंगे, बी भी इनकार कर दे तो वो सी से मांगे। तो उन तीनों के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है, असीमित दायित्व रहता है। ये साझेदारी में ये अर्थ है इसका। दूसरा है पृथक अस्तित्व नहीं, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। कैसे? 3 साझेदार हैं। अब देखिए व्यवसाय जो है वो उसके 3 साझेदार हैं। ऐसा नहीं है कि ए ने आधा धन ए ने ही लगा दिया है, बी ने बाकी बचे हुए का कुछ हिस्सा लगाया है और जो बाकी बचा वो सी ने, बी ने थोड़ा कम लगाया, सी ने उससे भी कम लगाया। तो आधा एक ने लगाया, मान लो एक ने 50, बी ने 30 और सी ने 20, इस तरह से इन्वेस्टमेंट की है। एक ने 50 करोड़ की, बी ने 30 करोड़, सी ने 20 करोड़। तो उनकी एक रेशो सी बन रही है 5:3:2, 5:3:2 में उन्होंने धन लगाया है। तो यहां पर ये नहीं कह सकते कि ए ने 50 करोड़ लगाया है तो उसी का व्यवसाय है मोटे तौर पे, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। यहां पर अलग से अस्तित्व नहीं है, वो एक फर्म है और उस फर्म का कोई नाम होगा, वो उसी नाम से जानी जाएगी। वहां पर 3 पार्टनरशिप ने धन किस तरह से लगाया है वो एक अलग इशू है, उसकी बात यहां पर नहीं होगी। वो उनका लाभ बांटती बार या हानि को सहन करती बार उसकी चर्चा होगी। लेकिन यहां पर अगर वो ऐसा कहें कि मेरा अलग से अस्तित्व है, जैसे फॉर दैट मैटर एक इंसान है, उसका अपना एक अलग अस्तित्व होता है। जैसे ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप, बिजनेस स्टडीज, जैसे मैं हूं, मेरा कोई नाम है टेक सिंह परमार, तो टेक सिंह परमार एक इंडिविजुअल हुआ और उसका एक अलग अस्तित्व हुआ। तो यहां पर ये जो साझेदारी है इसमें ऐसा नहीं है, वो तीनों का ज्वाइंट एक काम है और तीनों उसके साझेदार हैं, तो पृथक अस्तित्व नहीं है। तीसरा है अत्यंत सद्विश्वास। ये इसमें बहुत जरूरी है कि 3 पार्टनर ही उदाहरण लेकर चल रहे हैं हम, एबीसी, एक दूसरे के ऊपर वो विश्वास करें और वही काम करें जो उस फर्म के लिए, उस व्यवसाय के लिए, उस कंपनी के लिए फायदे का सौदा साबित हो। वो उसमें अपना व्यक्तिगत लाभ ना देखें, वो उस कंपनी का लाभ देखें। ये अर्थ हुआ अत्यंत सद्विश्वास का। और जो भी वो लेन देन कर रहे हैं वो उतना ही बताएं जितना दिया है। कि वो कोई सामान खरीदने गए कंपनी के लिए, तो ये नहीं कि
10 करोड़ का सामान खरीदा और कह दें कि मैं 12 करोड़ का सामान लाया हूं और 2 करोड़ जेब में, तो वो साझेदारी संगठन चलने वाला नहीं है। परम सद्विश्वास का जो मतलब है यहाँ पे वो यही है कि अगर 10 करोड़ खर्चे हैं तो आप कंपनी को 10 करोड़ ही कहें, 10 करोड़ ही एंटर करें, तो ही वो कंपनी चलेगी। और आपस में जो ए बी सी हैं वो हर सौदे में इस तरह की एक पारदर्शिता रखें। चौथा है साझेदारी में अपने हित के हस्तांतरण पर रोक। यहां पर मान लो ए बी सी 3 पार्टनर हैं और ए ने, जैसे मैंने कहा कि 50 करोड़ लगाए हैं, बी ने 30, सी ने 20। अब ए एक और पार्टनर लाना चाहता है, एक और साझेदार उसी व्यवसाय में, उसी कंपनी में एंटर करवाना चाहता है। कोई डी व्यक्ति है और वो चाह रहा है कि उसको उस व्यवसाय में एंटर करवाया जाए, उसकी प्रविष्टि करवाई जाए। अब देखिए यहां पर ये जो साझेदारी में अपने हित के हस्तांतरण पर रोक है, जब तक बी और सी सहमति प्रदान ना कर दें कि डी को भी व्यवसाय में साझेदार बना लिया जाए, तब तक ये संभव नहीं है। ये अर्थ हुआ इसका। तो जितने साझेदार हैं उनकी आपसी सहमति हो तभी अपने हित के हस्तांतरण पर बात हो सकती है। यानी कोई आदमी आएगा तो वो किस शर्त पर कंपनी में आएगा, कुछ शर्तें तय होंगी, कितना धन लेकर वो कंपनी में आएगा, ये सारी बातें आमतौर पे तय हो जाती हैं पहले ही, और उसके बाद कोई नया साझेदार कंपनी में, फर्म में, व्यवसाय में प्रवेश पाता है। तो ये थी हमारी आज एक छोटी सी बातचीत साझेदारी संगठन के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। कल जब आपसे दोबारा मुलाकात होगी तो उस लेक्चर में हम बात करेंगे साझेदारी के प्रकारों की और साझेदारी के मूल्यांकन की। तब तक के लिए जय हिंद।